गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, हमने हिंदी जो भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय नामक से टॉपिक है वो इसकी शुरुआत की है, जो इसकी प्रथम सीढ़ी है। तो दोस्तों, इसमें इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमने पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने जो हिंदी भाषा और व्याकरण को हमारा टॉपिक है, इसमें सबसे पहले भाषा था, उसके बारे में पढ़ा था। तो भाषा क्या होती है दोस्तों? भाषा धातु से बनी है और जो भाषा शब्द है मूलतः संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी मानते हैं। तो दोस्तों, भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना, टू एक्सपोज योर थिंग्स। ओके दोस्तों, तो हिंदी भाषा में जो क्रिया चलती है, क्रिया को वर्ब भी इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। तो ये भी संस्कृत की जो दो धातु है उसी से बना हुआ शब्द है। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट लिया था वो था विचार। तो विचार क्या है दोस्तों? विचार एक अध्वन्यात्मक इकाई है। दोस्तों, अध्वन्यात्मक इकाई है, मस्तिष्क में उठने वाला भाव जिसकी क्या ध्वनि नहीं होती। तो मनुष्य के मन का वह भाव होता है जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती। दोस्तों, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अब जो भाषा है उसकी परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, भाषा एक या एक से अधिक व्यक्ति, जो ऐसे समझ सकते हैं कि एक ग्रुप है, एक दूसरा बी ग्रुप है। तो इन दोनों में एक से अधिक व्यक्ति हैं जो वो अपने भावों को, अपने विचारों को जिस माध्यम, जिस साधन से क्या करते हैं दोस्तों, वो आदान प्रदान करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अपने विचारों का, अपने भावों का। तो वो माध्यम, वो साधन ही भाषा है। फिर भाषा की जो भाषा इसकी विशेषताएं पड़ी थी कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। जैसे बच्चा होता है तो वो क्या करता है, वो देख कर वो देख कर हर चीज़ को ग्रहण करता है, सीखता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया। सेकंड पॉइंट था भाषा की विशेषता में, एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया में क्या था दोस्तों? अनुकरण की विधि चलती है। अनुकरण में दोस्तों उच्चारण और लेखन, मतलब जो व्यक्ति है वो उच्चारण से और लेखन दोनों माध्यम से भाषा है वो सीखता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है दोस्तों, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा एक परिवर्तनशील है क्षेत्रानुसार। कि बताया था कि दोस्तों, अपने राजस्थानी में कहावत चलती है कि नौ कोस पे बदले पानी और वाणी। और दोस्तों, भाषा का मानक स्वरूप होता है, अर्थात भाषा की एक व्याकरण होती है और भाषा की एक लिपि होती है। मतलब भाषा की नियमावली होती है, लिखने का एक इसका अपना तरीका होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो भाषा की 5 विशेषताएं थी जो हमने पढ़ी थी। अब भाषा को देखिए दोस्तों, सीखने के लिए क्या चाहिए? जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। जो योग्यता चाहिए ना, वो जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास। तो दोस्तों, जिज्ञासा तो होगी तो ही तो हम कोई काम करेंगे। अनुकरण का मतलब उच्चारण और लेखन से संबंधित। और जो आपने जिज्ञासा बस अनुकरण किया उच्चारण और लेखन का, तो उसका अभ्यास करेंगे तो हम भाषा सीख सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, आज का जो आगे का टॉपिक है इस पार्ट 2 में वो लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले पढ़ते हैं भाषा का विकास क्रम। ठीक है दोस्तों, तो भाषा का विकास क्रम होता है दोस्तों कि जो भाषा है, भाषा को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो दोस्तों, भाषा को सुनना, सुनकर, भाषा को सुनकर, सुनकर। दूसरा, भाषा को बोलकर, बोलना। ठीक है दोस्तों। थर्ड है भाषा को पढ़ना। एंड फोर्थ है भाषा को लिखना। तो दोस्तों, ये भाषा का विकास क्रम है। दोस्तों, इसे आप भी अच्छी तरह परिचित हो, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हम इनका हर चीज़ को क्या सीक्वेंस में लेके आ रहे हैं। तो देखिए, एक बच्चा होता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो क्या बोलना सीखता है? डायरेक्ट नहीं सीखता। क्या पढ़ना सीख जाता है? डायरेक्ट नहीं सीख पाता। या लिखना नहीं सीख पाता। तो दोस्तों, सबसे पहले इन जो ये पॉइंट बताए हैं दोस्तों, इनमें सबसे पहला आता है सुनना। कौन सा था दोस्तों?
सुनना। बच्चा, जो बच्चा होता है उसकी प्रथम गुरु माता को बताया गया है, और प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, उसके बाद में समाज होता है। तो दोस्तों सबसे पहले वो सुनता ही है, बच्चा सुनता है, और सुनने से क्या है, वो सीखना शुरू कर देता है। सुनने के बाद में दोस्तों जो अनुकरण का जो दूसरा स्टेप होता है वो उसका बोलना। क्या होता है दोस्तों? बोलना। और आगे जो विकास क्रम चलता है, बोलने के बाद में वो पढ़ना सीखता है। क्या सीखता है दोस्तों? पढ़ना। और पढ़ने के बाद में लिखना सीखता है। तो दोस्तों थोड़ा सा जो क्रम चल रहा है, विकास क्रम यही है, लेकिन दोस्तों मैंने ऊपर लिखा है जो लिसन, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो दोस्तों ये जो अगर थोड़ा सा हिंदी में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो इसके लिए मैंने ये जो ऊपर है जो इंग्लिश में है ये यहाँ भी लिखा है दोस्तों, इसको देख लीजिए। तो ये भाषा का विकास क्रम बताया दोस्तों। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि आप सोच रहे हो कि संधि, सर्वनाम, विशेषण जो ऐसे शब्द हैं वो मतलब वो आ रहे हैं, वो क्यों नहीं अभी स्टार्टिंग में ले रहे? दोस्तों हम स्टार्टिंग में ये चीज़ें इसलिए ले रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें पढ़ेंगे तो ये चीज़ें अपन को आगे काम आएगी। कि दोस्तों मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करूँगा कि जितने भी टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनका आपस में संबंध है। जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे उनका जो अंतर संबंध है वो भी हमें समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, स्टार्टिंग से एंड तक चलेंगे हम। और ये सिलेबस अपना ये हिंदी जो व्याकरण का है, चाहे वो पटवारी से संबंधित हो, ग्राम सेवक हो, राजस्थान पुलिस एसआई हो, एलडीसी हो, या अन्य एग्जाम्स हो जिसमें हिंदी का समावेश किया गया है, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों जो हिंदी भाषा का और वो व्याकरण का जो सामान्य परिचय है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब भाषा के प्रकार। तो दोस्तों भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं? तो भाषा के दोस्तों 3 प्रकार हैं। भाषा के 3 प्रकार है। तो दोस्तों भाषा के 3 प्रकार मौखिक, लिखित और सांकेतिक। दोस्तों भाषा के 3 प्रकार हैं। मौखिक दोस्तों जो मौखिक शब्द है, मौखिक है, मौखिक का मतलब आप भी पहचानते हो कि मौखिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? मौखिक का मतलब होता है ओरली, ओरल, मुख जबानी, जो मुंह से बोला जाता है। मौखिक के बाद में दोस्तों क्या है? 2 नंबर में है लिखित। लिखित मतलब लिख कर, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, जरूरी नहीं हिंदी हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो मतलब स्पष्ट लिखा हुआ। और थर्ड आता है अपना सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जैसे हम बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक जो भाषा है इसकी। तो दोस्तों मौखिक भाषा है जो बोलकर हमें अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को हम एक माध्यम का यूज करते हुए अपने से दूसरे के पास में स्थानांतरित करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे अगला उस अपने मन के भावों को समझ सके। तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था कि मन के भावों को जिस माध्यम या साधन के द्वारा हम अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो वो माध्यम, वो साधन, वो मीडियम ही क्या है? भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो फर्स्ट प्रकार वो मौखिक प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, दूसरे को समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे वो भाषा, मैंने पहले भी कहा भाषा कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जो अपना लिखित भाषा। लिखित भाषा में हम लिखकर भावों को प्रकट करते हैं। तो लिखित भाषा में जो दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं वो कि लिखित भाषा के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो दोस्तों लिखित भाषा मतलब लिखकर, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी कुछ भी हो सकता है। तो लिखित भाषा के जो एग्जाम्पल्स हैं वो जैसे पत्र पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तकें, समाचार पत्र, लिखित भाषा के ये एग्जाम्पल्स हैं। तो हम लिख कर भी अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं, एक दूसरे को स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में जो थर्ड आता है अपना
कौन सा था दोस्तों? सांकेतिक भाषा। कौन सा दोस्तों? सांकेतिक भाषा। तो दोस्तों सांकेतिक भाषा के जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए दोस्तों। इसमें फर्स्ट में है दोस्तों मैच है, अपना जो क्रिकेट मैच होता है उसमें एम्पायर का इशारा देना किस में आता है दोस्तों? सांकेतिक भाषा में आता है दोस्तों। जैसे अगर आउट होता है तो एक अपना राइट हैंड से जो तर्जनी वाली अंगुली है उसको सिंगल अंगुली को खड़ा करता है। नो बॉल होती है तो वो जो अपना राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी है वो बरोबर मतलब कंधे की सीध में लेके आता है, सीधा करता है। अगर सिक्सर मारता है तो वो ही दोनों हाथ ऊपर खड़े करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है? सारे ये इशारे हैं। तो ये सारे इशारे सांकेतिक भाषा में काउंट किए जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जो सड़क है, सड़क पर जो चौराहे पर जो यातायात पुलिसकर्मी खड़ा होता है, वो 4 राहों का रास्ता होता है चौराहा, तो उस पर किसी तरफ रुकने का इशारा करता है और किसी तरफ जो यातायात के साधन है उनको जाने का इशारा करता है। वो क्या है दोस्तों? वो इशारे भी सांकेतिक भाषा में ही काउंट किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो अपने अपने क्या पढ़े हैं? अपनी भाषा के प्रकार पढ़े हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक सवाल और बनता है, तो मौखिक मौखिक लिखित और सांकेतिक भाषा में सबसे कठिन कौन सी है और सबसे सरल कौन सी है? तो दोस्तों ये इस भाषा में सबसे जो सरल है, सबसे सरल भाषा कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। सबसे सरल भाषा है मौखिक भाषा, कि उसमें इतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसमें सीधे सीधे भावों को शब्दों के द्वारा हमें प्रकट करना होता है। तो सबसे आसान भाषा मौखिक भाषा है। लेकिन दोस्तों सांकेतिक भाषा क्या है? सबसे कठिन भाषा है, और जो लिखित भाषा है वो मीडियम में आती है। तो सबसे जो आसान भाषा है वो मौखिक भाषा है, और सबसे कठिन है वो सांकेतिक भाषा है, क्योंकि इसमें अपने बिना बोले अपने मस्तिष्क में उठे हुए भाव हैं, उनको हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है उसके माध्यम से हमें दूसरे को समझाना पड़ता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे मस्तिष्क में क्या भाव हैं। तो दोस्तों इसलिए सांकेतिक भाषा को सबसे कठिन माना गया है। और सांकेतिक भाषा, ये जो भाषा के प्रकार में सबसे कठिन कौन सी है और सबसे सरल कौन सी है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये एलडीसी एग्ज़ाम है उसमें इनपुट हो चुका है, ये ऐड हो चुका है, और भी बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जिनमें ये पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें जो और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इसमें गाड़ी का हॉर्न है, गाड़ी का जो हॉर्न बजाते हैं वो किस में आता है? सांकेतिक भाषा में। चिड़िया का चहकना, ताली बजाना, चिड़िया का चहकना, ताली बजाना किस में है दोस्तों? ये सांकेतिक भाषा में। अब दोस्तों थोड़ा सा ये डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिरकार ये डेफिनेशन राइटिंग की जो लिखित भाषा है और सांकेतिक भाषा है, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है दोस्तों? देखिए दोस्तों, भाषा में जब तक सार्थक शब्द सुनने को ना मिले सांकेतिक भाषा में गिने जाएंगे। ये जो फर्स्ट में जो आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा को अलग किया गया है। देखिए दोस्तों, मौखिक भाषा में क्या है? सार्थक शब्द स्पष्ट सुनने को मिलेंगे आपको। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक शब्द का दोस्तों अर्थ क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले। कि जब तक अर्थ नहीं निकलेगा तो वो सांकेतिक भाषा है मानी जाएगी, अर्थ निकलेगा तो वो मौखिक भाषा मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, जब तक स्पष्ट लिखित दिखाई कोई भी शब्द ना दे, वो भी किस में आएगा दोस्तों? सांकेतिक भाषा में ही काउंट किया जाएगा। अब कोई शब्द हमें ठीक से लिखा हुआ नहीं है
तो वो संकेत ही मानेंगे। देखिए दोस्तों, एक एरो का निशान होता है, तीर का निशान होता है तो लिखित में ना वो, जैसे दोस्तों वो तीर तीर का निशान ऐसे है, ये तीर का निशान बना दिया। अब दोस्तों इसे लिखा है, ये लिखित है, लेकिन दोस्तों ये इसका अर्थ है सार्थक, जो सार्थक शब्द नहीं है इसका, किस तरफ इसका अर्थ निकालें हम, किसी भी तरफ नहीं निकाल सकते। तो इसका कोई सार्थक ये शब्द नहीं है, इसका सार्थक अर्थ नहीं है, इसलिए इसको सांकेतिक भाषा में काउंट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने अभी भाषा का जो विकास क्रम है, भाषा के प्रकार है, उसमें उनके एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, और उसके बाद में हमने मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को स्पष्ट किया है। अब दोस्तों, अब यहाँ से हम जो हिंदी का इतिहास है, जिसका स्वरूप कैसा था, थोड़ा वो पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो सभी भाषाओं की जननी है वो संस्कृत भाषा को माना गया है। देखिए दोस्तों, संस्कृत भाषा है, इसके दोस्तों उसके बाद इसके दो पार्ट पढ़े, एक तो वैदिक भाषा, एक लौकिक रूप। तो दोस्तों वैदिक भाषा कौन सी है? वैदिक भाषा जिसमें वेद उपनिषद जो लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, जो अपने वेद हैं वो उसमें लिखे गए हैं। तो अपना जैसे अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, जो भी वेद हैं, और जैसे अपने पुराण है, 18 पुराण हैं, इनके जो उपनिषद हैं वो लिखे गए हैं इनको स्पष्ट करने के लिए। तो उसमें स्टैंडर्ड शब्दों का, उच्च स्तर के जो शब्द आते हैं उनका प्रयोग किया गया है। जो जो सारे उच्च स्तर के शब्द क्या संस्कृत भाषा में मिलते हैं। तो इस कारण ये जो भी वेद उपनिषद हैं वो लिखे गए हैं, वो वैदिक भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका संस्कृत भाषा का जो दूसरा प्रकार चला था दोस्तों, वो चला था लौकिक रूप। लौकिक रूप का मतलब दोस्तों क्या होता है? जो लौकिक मतलब लोक का मतलब हम जैसे बोलते हैं परलोक, इही लोक, मतलब इही लोक का मतलब जैसे अपना वसुंधरा से लेते हैं, धरातल से लेते हैं। एक निश्चित सीमा में, निश्चित सीमा है देश की, किसी भी देश की एक निश्चित सीमा होती है, किसी भी लोक की एक निश्चित सीमा होती है, उसमें रहने वाले लोग, उनके द्वारा प्रयोग की गई भाषा, वो कौन सी भाषा होगी? लौकिक भाषा होगी। लौकिक भाषा का दोस्तों जन्म कैसे हुआ? उन्होंने स्टार्टिंग में जो वैदिक भाषा थी वही अपनाई, लेकिन जैसा कि हमने पीछे पढ़ा भाषाओं की विशेषताओं में कि भाषा परिवर्तनशील है। तो भाषा में जो शब्द थे वो, कुछ कुछ शब्द है वो परिवर्तित होते गए, मॉडिफाई होते गए। तो इस तरह से लौकिक भाषा का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या देखा, आम लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? लौकिक भाषा, जिसमें एक से अधिक शब्दों का जो प्रयोग है वो किया गया था। और दोस्तों देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, शायद आपने अभी तो पहले नहीं पढ़ा होगा, हिंदी की ग्रामर बस रटने का काम था दोस्तों, अपना रटने का नहीं। यहाँ हम समझेंगे इस चीज़ को, इस तथ्य को समझेंगे दोस्तों। तो लौकिक भाषा में रामायण और महाभारत हैं। देखिए दोस्तों, रामायण और महाभारत है वो लौकिक भाषा में लिखे गए हैं। तो लौकिक भाषा के ये एग्जाम्पल है दोस्तों। अब दोस्तों लौकिक भाषा के बाद में जैसे रामायण महाभारत लिखी गई, इसके बाद में भाषा का विकास क्रम कैसे चलता गया? लौकिक भाषा के बाद में दोस्तों, लौकिक भाषा में रामायण महाभारत लिखी गई, उसके बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो सबसे पहले क्या, भगवान बौद्ध धर्म का विकास हुआ। जो भगवान बुद्ध इसके सबसे बड़े प्रवर्तक हुए, और इन्होंने पाली भाषा का यूज़ किया। कौन सी भाषा का दोस्तों? पाली भाषा। पाली भाषा के बाद में समय बीतने के साथ में पाली भाषा जो मॉडिफाई हो गई, परिवर्तित होकर किस में बदल गई? प्राकृत भाषा में। तो प्राकृत भाषा जैन धर्म, इसमें जैन धर्म में प्राकृत भाषा का, जैसे महावीर स्वामी इसके सबसे बड़े प्रवर्तक हुए, तो जैन धर्म में उन्होंने प्राकृत भाषा का उपयोग किया। और जैन धर्म में आगम जो इनका ग्रंथ है वो किस में लिखा गया दोस्तों? प्राकृत भाषा में लिखा गया है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो अपना नेक्स्ट भाषा का जो विकास क्रम है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कि भाषा का जो विकास क्रम क्या है दोस्तों।
तो दोस्तों ये भाषा का जो विकास क्रम है बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों एक बार जो भाषा का विकास क्रम है उसको थोड़ा देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले वे संस्कृत भाषा के दो पार्ट हुए, वैदिक भाषा और लौकिक भाषा। दोस्तों लौकिक भाषा में रामायण और महाभारत लिखी गई। तो रामायण महाभारत लिखी गई तो उसके बाद में जैसे जैसे समय बीता तो भाषा परिवर्तित हो गई। जो सबसे पहले जो प्राकृत जो पाली भाषा में, और उसके बाद में दोस्तों प्राकृत भाषा में ये बदले, और उसके उसके बाद में पहले पाली भाषा फिर प्राकृत भाषा। और दोस्तों प्राकृत भाषा है जैसे जैसे समय बीतता गया, जो जो प्राकृत भाषा है दोस्तों किस भाषा में चेंज हुई दोस्तों, अपभ्रंश भाषा में। दोस्तों किस भाषा में बदली ये, अपभ्रंश भाषा में। और अपभ्रंश भाषा का बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश भाषा का बिगड़ा हुआ रूप था शौरसेनी अपभ्रंश। दोस्तों कौन सा था, शौरसेनी। और शौरसेनी भाषा से हिंदी भाषा का निर्माण हुआ दोस्तों। शौरसेनी भाषा है, जब ये जो शौरसेनी भाषा है, जब ये इसमें चेंजेज आए, बदलाव आए, तो उससे जो भाषा बनी वो कौन सी बनी थी, हिंदी भाषा दोस्तों। तो ये है हिंदी भाषा का जो इतिहास है उसका स्वरूप, की हिंदी भाषा का निर्माण कैसे हुआ। अब दोस्तों बात करते हैं तो हिंदी भाषा का जो भौगोलिक स्वरूप है। तो दोस्तों पता है कि जो हिंदी भाषा जो अपना मध्य भारत है, इसके संबंधित राज्य जैसे राजस्थान है, झारखंड है, बिहार, यूपी, एमपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, तो इनमें जो हिंदी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। और दोस्तों अब हिंदी भाषा का संवैधानिक रूप भी थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों हिंदी भाषा है अपनी राष्ट्रीय भाषा है, संवैधानिक भाषा है। तो इसका अनुसूची 8 है, उसमें जो कुल क्या 22 भाषाएं वो शामिल की गई थी। इसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंगीकृत किया गया था। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी भाषा के संदर्भ में संविधान में लेख उत्कीर्ण किया गया है। अब दोस्तों ये था इसका क्या था, ये इसका संवैधानिक जो स्वरूप था हिंदी भाषा का वो था। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा अनुसूची कौन सी 8 है, अनुसूची 8 में कुल कितनी भाषाएं हैं दोस्तों, 22 भाषाएं हैं। अब हिंदी भाषा क्या है, अपनी राष्ट्रीय भाषा है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 में क्या जो अपनी हिंदी भाषा है उसके बारे में लिखा गया है। अब दोस्तों कुछ शब्द हैं उनको जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों बोली क्या है, देखो बोली भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा। दोस्तों इनमें फ़र्क क्या है वो देखते हैं दोस्तों, वो देखते हैं। देखिए दोस्तों बोली क्या है, बोली दोस्तों बोली का क्षेत्र सीमित होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। और इसका जो अगर विस्तार हो जाए ना, विस्तार, तो एक यह क्या है, भाषा बन जाती है। फिर से दोस्तों गौर से सुनिएगा, बोली क्या है, एक छोटे क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र तो होगा दोस्तों लेकिन छोटा सीमित क्षेत्र होगा, उसमें भाषा बोली जाती है। अगर यही भाषा अपनी सीमा तोड़कर विस्तृत हो जाती है, बहुत से लोगों द्वारा बोली जाती है, तो वो क्या भाषा बन जाती है। और दोस्तों अब देखिए सेकंड है मातृभाषा। तो दोस्तों मातृभाषा क्या है, वह भाषा जो माता से सीखी जाती है। दोस्तों कौन सी भाषा, वह भाषा जो माता से सीखी जाती है। जैसे जिसका विकास कहाँ हुआ, परिवार में, किससे, परिवार में। तो दोस्तों जो शिशु की प्रथम गुरु माता होती है, उसके उसके बाद में उसकी बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। उस तो वहाँ जो भाषा सीखी जाती है, मुख्यतः माता से जो भाषा सीखी जाती है वो मातृभाषा होती है। अब दोस्तों नेक्स्ट है राजभाषा। तो राजभाषा राज कार्य की भाषा शासन संचालन हेतु प्रयुक्त की जाती है। जो राजभाषा दोस्तों देखिए, एक तो राष्ट्रभाषा हो गया, एक राजभाषा हो गया। दोनों में दोस्तों फर्क समझिए कि राजभाषा जो कार्य संचालन हेतु उपयोग में की जाती है, तो दोस्तों कौन सी होगी, राजभाषा। और राष्ट्रीय भाषा दोस्तों कौन सी होती है, जो किसी भी राष्ट्र की जनता द्वारा अधिकांशतः बोले जाने वाली, प्रयोग में ली जाने वाली भाषा कौन सी होती है दोस्तों, राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि जो टॉपिक हैं हमने लिए हैं तो वो आपको समझ में आए होंगे। और अगर समझ में आए हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, ठीक है दोस्तों, लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, कमेंट करना,
चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, आपका एक मोटिवेट मुझे नेक्स्ट आपका एक जो लाइक है वो दोस्तों मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, और आपके सहयोग से ही हम इस चैनल को आगे बढ़ा पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।